जो एक दफ़ा फिर इंडिया का एक क्वाडकॉप्टर है, जो ड्रोन है, वो पाकिस्तानी सरजमीन में फिर 200 मीटर तक अंदर आ गया। ये 10वीं वायलेशन है इंडिया की तरफ से। टू बिगिन विद ये इंडिया क्या कर रहा है? ये जो क्वाडकॉप्टर है, जो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ये क्यों इतना तवातर के साथ कर रहा है? जस्ट फॉर इरिटेटिंग अस, या इसका कोई और भी स्ट्रेटेजिक मकसद भी होता है? देखिए जी, ये बेसिकली क्वाड्रोकॉप्टर जो है ये रिकॉनेसेंस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो क्या करते हैं कि ये क्वाड्रोकॉप्टर्स उन्होंने अपनी जो फील्ड फॉर्मेशन हैं, फील्ड यूनिट्स आगे डिप्लॉयड हैं, उनको दे दिए हैं कि इनके ज़रिए वो रिकॉनेसेंस शुरू करें और ये देखें कि कहीं पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस किसी किस्म की कोई मिलिट्री मूवमेंट है, कोई किसी किस्म की मूवमेंट हो रही है, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, या वहाँ पाकिस्तान कोई और स्ट्रक्चर बना रहा हो, तो उसको देखने के लिए वो इसको इस्तेमाल करते हैं। ये यकीनन वायलेशन है लाइन ऑफ कंट्रोल की। कई ऐसे होंगे जो बच निकलते होंगे, तो इसके सिवाय इसके कि वो बहाने ढूंढ रहा है, वो जवाब ढूंढ रहा है कि किसी किस्म की कोई मूवमेंट वो डिटेक्ट करे, बिलखुसूस सिविलियंस की, और वो पाकिस्तान पर दरअंदाजी का इल्ज़ाम लगा सके, इस बात का इल्ज़ाम लगा सके कि पाकिस्तान से कोई आदमी लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके मकबूजा कश्मीर में लोग दाखिल हुए हैं। इस जवाब की तलाश में वो सरगर्म हैं और वो इसके लिए ये क्वाड्रोकॉप्टर्स फ्लाई करते रहते हैं। काउंटर क्या कर रहे हैं? बिकॉज वी नीड टू चेक व्हाट इंडिया इज डूइंग। जो हमारे सिविलियन पे, पॉपुलेशन पे वो बॉम्बिंग करता है लाइन ऑफ कंट्रोल से, जो चीज़ें वो कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो हमारा क्या काउंटर उनके अगेंस्ट है इन चीज़ों का? देखिए, इसके दो हैं। एक डिप्लोमेटिक डोमेन में है कि आप डिप्लोमेटिक डोमेन में जो हम उनके इधर एक्टिंग हाई कमिश्नर को समन करते हैं और उसको डिमार्शे देते हैं, उसको एक लेटर दे देते हैं, एहतजाजी मुरासला जिसे कहते हैं, वो दे देते हैं। एक ये तरीका है। एक हम जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप डिप्लॉयड है, यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया एंड पाकिस्तान, उनको हम एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं और उसमें जितनी इंडिया वायलेशन करता है, वो सीज फायर वायलेशन हो या क्वाड्रोकॉप्टर्स की हो या इस तरह की जितनी वायलेशन, तो वहां पे हम यूएन के लिए एक एहतजाज। और तीसरा चीज है वो मॉडल वो है जिसे मैं सपोर्ट करता हूं, या मेरी ख्वाहिश होती है कि हिंदुस्तान ये जबान समझने वाला है नहीं, और डिप्लोमेटिकली इस वक्त दुनिया उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रही। इस 5 अगस्त को 1 साल हो जाएगा जो कश्मीरी निहत्ते कश्मीरियों का लॉकडाउन है, 365 दिन हो जाएंगे, लेकिन न यूनाइटेड नेशन का ज़मीर जागा है, न इंसानी हकूक़ के आलम बरदारों का ज़मीर जागा है, न वेस्ट के जो मोरालिटी की बात करते हैं और इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, न उनका ज़मीर जागा है कि हिंदुस्तान पर कोई दबाव डाला जाए, क्योंकि वो तमाम कुव्वतें एंटी चाइना इंडिया को राइज देना चाहती हैं और चाइना को कंटेन करने के लिए वो हर नॉनसेंस को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। जनरल साहब, यहाँ पे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का दहशतगर्दी जी आप कंटिन्यू भी करें, लेकिन मैं एक सवाल कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी रोल इंपॉर्टेंट है। हम इनको एंगेज तो कर रहे हैं, लेकिन यूएन में इंडिया को 192 में से 184 वोट मिल जाते हैं। वो कि 2013 से ये डिसाइडेड था, लेकिन फिर भी अब यूएन की अपनी रिपोर्ट है कि इंडिया में दाइश है, केरला में, कर्नाटक में, कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल में इतना लेकर आना, ये चीज़ तो समझ नहीं आती। डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये तो। देखिए, डबल स्टैंडर्ड दुनिया में हमेशा रहे हैं। यूनाइटेड कितना जुल्म हो रहा है पैलेस्टाइन में जो इजराइल कर रहा है, उनके खिलाफ कितने रेजोल्यूशन पास हुए हैं कि आप नई आबादियां कायम नहीं करेंगे। क्या आज तक उन्होंने उन रेजोल्यूशंस को अबाइड बाई किया है? द आंसर इज नो। और इजराइल के ऊपर आज तक कोई पाबंदी नहीं लगी। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के लिए उनको वोट मिला है, इसमें आप बेहिसी देखें उन 56 मुसलमान ममालिक की जिन्होंने वहां पे बैठ के इंडिया के फेवर में वोट दिया है। उन्होंने न जो मुसलमानों के साथ होने वाला जुल्म हिंदुस्तान में है और जो कुछ वो कश्मीर में कर रहा है, उस बात को अपने मफाद के लिए खातर में नहीं लाया, और किसी किस्म का कोई मुआशी दबाव डालने की, या कम अज कम डिप्लोमेटिक दबाव डालते वो वोट न देकर, तो ये भी उन्होंने नहीं डाला। तो जब दुनिया की बेहिसी इतनी है, तो हम क्रिश्चियन वर्ल्ड से क्या गिला करेंगे अगर मुसलमानों का ही रवैया ये है। अब ये आप कहें कि पाकिस्तान क्यों ऐसा नहीं कर सका, तो जब से ये कश्मीर का इशू है, हम पाकिस्तान के जो मुसलमान ममालिक हैं उनके वोट भी मुकम्मल तौर पे कभी हासिल नहीं कर सके।
क्योंकि दुनिया अपना मफाद देखती है। हम उस वक्त से अमेरिका को बिलखुसूस और दुनिया को बिलउमूम ये बावर कराने की कोशिश करते रहे कि दहशतगर्दी पाकिस्तान से अफगानिस्तान में नहीं हो रही, बल्कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर हो रही है। दूसरी बात कि आईसिल की प्रेजेंस हिंदुस्तान में तो 1 करोड़ नॉन मुस्लिम आबाद हैं, फिर आईसिल की प्रेजेंस साउथ इंडिया में जो है वो क्या कर रही है? क्या ये एक नया गठजोड़ है रॉ और आईसिल का, या इसके पीछे कोई और हाथ है? और रॉ मिलकर हिंदुस्तान में टेक्निकल मॉनिटरिंग के बेसिस बनाना चाहते हैं, स्पाइंग बेसिस बनाना चाहते हैं, इस बहाने पे कि वहां आईसिल ऑपरेट कर रही है। और क्या कल वो कोई पाकिस्तान पर नया इल्जाम लगाने के लिए, क्योंकि उन्होंने करना क्या है, ये आप इसको रिकॉर्ड पे रखें इस प्रोग्राम को, उन्होंने करना क्या है? वो 4 मछेरों को, या जो आज तहरीक तालिबान के 6,500 ऑपरेटर्स की वो बात कर रहे हैं कि वो बैठे अफगानिस्तान में हैं, ऑपरेट पाकिस्तान के अंदर करते हैं, उनमें से 6 को वहां से किडनैप करें और एक फॉल्स फ्लैग में उनकी डेड बॉडीज वहां पे फेंक कर इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दें कि अब हिंदुस्तान के अंदर भी पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है। तो ये वो गेम है जिसे कहते हैं व्हील्स इन अ व्हील। ये वो इंटेलिजेंस की गेम्स होती हैं जो वो खेलते हैं उन ममालिक के साथ जिनको दबाव में रखना हो। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि आईसिल की प्रेजेंस से वो क्या एक्रू करना चाहता है अमेरिका और इंडिया। अब रही बांग्लादेश की बात, अगर हम ये सोचें कि बांग्लादेश हिंदुस्तान से बहुत दूर चला गया या हसीना वाजिद एंटी हिंदुस्तान हो गई है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। उन्होंने चूज करना है इंडिया या चाइना को। उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी है, उनके एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं। अगर उनको बड़ी मार्केट चाइना में मिली तो वो हिंदुस्तान को खुदा हाफिज करके चाइना से ट्रेड करना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि वो हिंदुस्तान से ट्रेड करें।